इटावा को गंगदेव की नगरी प्राचीन काल से जाना जाता है। गंग अकबर जी के समय में एक बहुत अक्खड़ कवि के रूप में माने जाते थे और देव रीति काल के सशक्त ब्रज भाषा के हिंदी हस्ताक्षर के रूप में जाने गए। तो दो महान हस्तियों के नाम को मिलाकर गंगदेव की नगरी के रूप में इटावा जाना गया। तो स्वाभाविक है कि इटावा की मिट्टी में, इटावा की हवा में, इटावा की पृष्ठभूमि में साहित्य, संगीत, रचना, कला सब कुछ जुड़े हुए हैं। इसलिए इटावा में ये कोई छोटी बात नहीं, ये अपने आप में कि इटावा एक संस्कृति की राजधानी के रूप में उभर कर आता है और इटावा वासी इस यज्ञ में, इस आंदोलन में, इस संकल्प में आप सब आगे बढ़े और देश के बाकी जागरूक भाई और बहन आपसे इसमें जुड़े और आपके सहयोग में आपके साथ आए। मैं ऐसी कामना सभी से आपके लिए करूंगा। कानून की परीक्षाएं, कानून की प्रैक्टिस और न्यायाधीश बनने के साथ साहित्य से थोड़ा सा जुड़ाव कम हो जाता है। अदालती माहौल ऐसा है कि कोर्ट्स में काम बहुत ज्यादा होता है। तो अक्सर जो लोग कविता से, साहित्य से जुड़े हुए हैं, जब वो वकालत में आते हैं या फिर जज बन जाते हैं तो कुछ न कुछ दूरी साहित्य और कला के साथ उनकी हो जाती है। मैं पूरे मन से इस प्रयास के बावजूद कि मैं जुड़ा रहूं और ऐसी गतिविधियों में जब भी मौका मिले तो मैं हिस्सा लेता रहूं, इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं जो पारिवारिक मेरा जिम्मेवारी साहित्य या हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा के लिए थी, शायद मैं उसका अभी तक पूरा नहीं निभा पाया। और जब मुझे आज का ये निमंत्रण भाई पंकज मित्तल ने दिया तो मुझे लगा कि ये अवसर है कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को दोबारा से जानूं और जितना मैं प्रयास कर सकता हूं करूं। आदरणीय प्रदीप जी ने मेरे दादाजी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में थोड़ा सा विवरण किया। जो आज मैं आपके बीच आया हूं तो मेरे उन परिवार के बुजुर्गों के प्रति समर्पित सम्मान भाव और उनका दिया हुआ जो कुछ मेरे पास आज है, मैं उसी को आपके सामने बताने के लिए आया हूं। मैं जब प्रैक्टिस में था तो भाग्यशाली था कि मेरा कम उम्र में मेरे पास प्रैक्टिस की अच्छी, मैं एक सफल वकीलों में गिना गया। तो हमारे कॉलेज के समय के एक साहित्यकार दोस्त थे, हम उनके साथ कभी आदान प्रदान करते थे, वो भी लिखते थे, मैं भी थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करता था। तो उनका एक बार मेरे पास बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई और उन्होंने शेर में मेरे से पूछा कि इस तुम्हारे दस्त को क्या हो गया, हाथ को, इस तुम्हारे दस्त को क्या हो गया, बीच लपटों के बर्फ सा हो गया, तुमने लिखना बंद कर दिया। तो हमें बड़ा अजीब लगा। तो मैंने उनको जवाब दिया। जवाब इस बात का था, मेरा कहने का तात्पर्य कि मैं प्रैक्टिस में आ गया हूं और उन दिनों मैं शायद एडवोकेट जनरल बन गया था, तो बड़ी जिम्मेवारियां थी, तो उसमें पढ़ने लिखने का, साहित्य से थोड़ा बहुत जुड़ाव नहीं रह पाता था। तो मैंने उनको जवाब लिखा और जवाब भी थोड़ा सा मेरा अपने ढंग से उनको दिया। मैंने एक नए साल का उस शुरू हुआ था, तो मैंने कहा 9 वर्ष पर 2 दुआएं दे रहा हूं, भूल कर बीते हुए सब हादसे। तो मैंने उन्होंने जो लाइन लिखी थी कि क्या हो गया, मैंने लिखना क्यों बंद कर दिया, तो मैंने इसका जवाब दिया, पहुंच दी है अर्थ की सब तख्तियां। उन दिनों स्कूल में तख्तियां जैसे जाते थे, तो हमने पहुंच दी है अर्थ की सब तख्तियां, अब मदरसे जाऊंगा किस वास्ते। तो ऐसे कह करके हमने कहा कि भाई अब हमारा लिखना चुकना ये बंद हो गया है। तो
पर मैं हमेशा मेरे दादाजी का और पिताजी का और मेरे भाई का जो कुछ उनका लेखन रहा, जो उन्होंने साहित्य में इतना योगदान दिया, उसके साथ उन संस्थाओं के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा और जुड़ा रहूँगा। और ये एक हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि जिस भाषा, जिस कल्चर, जिस माहौल और जिन परिस्थितियों में हमने पैदा हुए, अनुभूति हुई, उस सारे माहौल को संजोर कर रखना और जो हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको आगे बढ़ाने का कर्तव्य हमारे कंधों पर आता है। मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस प्रयास और जिस संघर्ष से उन्होंने स्थापित किया, आगे चलकर मेरे पिताजी ने और उसके बाद मेरे भाइयों ने और मैंने मिलकर के उस कॉलेज को और ज़्यादा विकसित किया है। और हमारा प्रयास है कि उस संस्था को हम भारत के वर्ष में एक प्रसिद्ध संस्था के तौर पर लेकर के आएँ, ताकि जिस भावना के साथ, जिस अपेक्षा के साथ, जिस कर्मयोगी वचन के साथ मेरे दादाजी ने उसको शुरू किया था, हम उस प्रयास को पूरा कर सकें। ऐसी ही संस्थाओं को, जैसे इटावा हिंदी सेवा निधि न्यास है, या देश में जहाँ पर भी हमारी देश की भाषाओं को लेकर के जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उन सबको प्रमोट करना, उनको सबको आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी है। आदरणीय प्रदीप जी ने इसी बारे में 3 संविधान के प्रावधानों के बारे में जिक्र किया, आर्टिकल 348 या 350 और 351। मुझे विश्वास है कि संविधान की भावना के अनुसार और सावधान जो संविधान में जिन संवैधानिक संस्थाओं से एक अपेक्षा उसमें लिखी गई है, उस प्रावधान में वो सभी संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और इन संविधान के इन प्रावधानों को देश में लागू हों और देश की जनता को उन्हीं की भाषा में, खासकर कोर्ट में, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, लिखने की बात है, या कोर्ट में बोलने की बहस की बात है, या कोर्ट के फैसलों की बात है, वो उन्हीं भाषाओं में आए, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। इस बारे में एक बात मैं आपको सबको खुशी होगी, मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बहुत ही सजग है। हमने ये ठीक है, कानूनी जो एक संविधान के अनुरूप में और जो देश में कानून बना है उसके हिसाब से कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो इंग्लिश है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी से 16 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनुवाद करना शुरू कर दिया है। आज देश का कोई नागरिक अगर वो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, तो उसको हमारे फैसले को हिंदी की में उसकी रूपांतरित कॉपी मिलेगी। हमारा कोई जो, अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में है तो उसको तमिल में मिलेगा, अगर कोई कन्नड़ है तो उसको कन्नड़ भाषा में मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि देश की जितनी भी भाषाएं हैं जिनको संविधान में या कानून में माना गया है, उन सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट का जो रोजाना का जो दिनचर्या के जो कार्यवाही है उसका उन्हीं भाषाओं में, सरल भाषाओं में आम आदमी तक वो पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास इसमें जारी रहेगा। और कुछ भी इसमें करना होगा। आज की आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी इसमें बहुत हमारा सहयोग देती है, और जो एआई वगैरह का जो एक नया टेक्नोलॉजी के जो आए हैं, हमारे पास एक टूल जिनको आप बोलेंगे, ऐप जिनको बोलेंगे, जो एक हमारे पास एक जो शस्त्र जो आया है उसका हम कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए उसको इस ढंग से करेंगे कि ताकि आम आदमी की भाषा में कानून की सारी प्रक्रिया बता दी जाए और आम आदमी ये महसूस करे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कचहरी में जो कुछ कार्य जो चलता है उसमें वो हिस्सेदार है, जैसे वो भागीदार बैठा है, उसको ऐसा महसूस करवाना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसमें हमारा प्रयास जारी रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में इटावा हिंदी सेवा निधि न्यास ने मुझे आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आप सबका, विशेष रूप से मेरे भाई जस्टिस पंकज मित्तल का और इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए मेरे दूसरे न्यायाधीश भाइयों का मैं बहुत आभारी हूँ।
उन्होंने मुझे आकर के आपसे मिलने का ये अवसर दिया और अपनी बात और अपने कुछ भावनाएं आपके सामने रखने की बात जो अवसर मुझे प्रदान किया। वसीम बरेलवी साहब, सुरेंद्र शर्मा साहब बहुत बड़े शायर और कवि हैं। उन्होंने बहुत ही भावनात्मक रूप से और बड़े ओजस्वी भाषा में आपको देश की एकता, देश की अखंडता, देश की हमारी जो हम आपस में सर्व प्रेम भाव से जो हम रहते हैं, उस भावना का एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आपके सामने रखी। हम सब ऐसे दो महान कलाकारों का मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देश को ऐसे ही ये सुंदर कविताएं, सुंदर गजल शायरी से हमें बख्शते रहें और ऐसे ही हमें आगे भी इनका एक अच्छी रचनाएं कि हमें सुनने को, पढ़ने को मिले, ऐसी मैं उनसे हमेशा उम्मीद रखूंगा। आप सबका मैं दोबारा से एक बार बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।